अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं विशाल शाकिर। और जो वीडियोस आपके पास हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड होती है, दैट्स अ वेरी रिफाइंड फाइनल प्रोडक्ट। इसको बनाने में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिससे हम यहाँ सब बात करते हैं कि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसी तरह मियाँ मोहम्मद जहांगीर लॉ एसोसिएट के भी कुछ स्टेक होल्डर्स हैं। उस स्टेक होल्डर में कुछ अपनी तारीफ करता चलो कि हमारा एक स्टूडियो शाकिल स्टूडियोज़ जो है, उसमें मेरे भाई वो इस चीज़ को बड़ा कैटर करते हैं, हमारे एडिटर्स जो हैं वो इस चीज़ को बड़ा कैटर करते हैं। और बिलखसूस जो लीगल हमारे पास एसेंस होता है, जो लीगल हमारे पास पूरा कंटेंट होता है, उसके लिए वी हैव अ टीम ऑफ एसोसिएट्स, यंग डायनामिक बच्चे जो हैं, बहुत मेहनती और बहुत अच्छा काम करने वाले। और उन्हीं के साथ आज हमने सोचा कि जो जैसे मियाँ साहब कहते हैं कि प्लेटफॉर्म सिर्फ मियाँ साहब का नहीं है, सिर्फ विशाल का नहीं है, ये प्लेटफॉर्म हर उस बच्चे का है जो सीखना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है। और मियाँ साहब ने इस बारे में सोचा और हमने इस पर डिस्कस किया कि अपने एसोसिएट जो इतना मेहनत करते हैं जिस कंटेंट को बनाने के लिए, उनको भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोजेक्ट किया जाए और आपको दिखाया जाए कि किस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बच्चे आप पूरा एक लीगल कंटेंट तैयार करते हैं। तो हमारे सारे एसोसिएट्स तो इस टाइम यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, बट जो मौजूद हैं उनमें हमारे पास असदुल्ला निसार, सरोज जवेद, अरफा मलिक, लिजवान मुगल, तसरीफ तब्रेज़ गुल और शयान कुनल हमारे पास मौजूद हैं, जिन्होंने आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन की है। मियाँ साहब से भी पूछते हैं कि क्यों ये टॉपिक दिया गया और क्या चीज़ का मकसद क्या है, और फिर आपको लेके चलेंगे कि हमारे यंग एसोसिएट्स किस तरीके से मेहनत करते हैं इन टॉपिक्स को तैयार करने। जी मियाँ साहब, बड़ी डायनामिक टीम आपने रखी हुई है जो जो हकीकती तौर पे बैकबोन है इस कॉम की। तो क्या मकसद था, जो क्या टॉपिक दिया? विशाल, मैं आपको एक बात कहूँ, आई एम नॉट अ सोलो काइंड ऑफ अ पर्सन हु टेक्स अ सोलो फ्लाइट. Whatever the cases we conduct in a court, whatever the content we make for the facilitation of young lawyers, ये मेरी अकेले की और आपकी तो मेहनत है ही नहीं. इसमें जो दर हकीकत असल क्रेडिट जाता है, दैट इज शाकिर स्यूही. उसमें विशाल, उसके बाद सामे, उसके बाद मोहम्मद और बिलखसूस जो मेरी लीगल एसोसिएट ही थी. इस वीडियो को बनाने का मकसद उनकी प्रोजेक्शन नहीं है. इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो हमारी प्रोडक्ट अदालत के अंदर इन टर्म्स ऑफ एडवोकेसी आती है, उसको शक्ल शायद अली हैदर की हो, शक्ल शायद विशाल की हो. जो कंटेंट आप लोग देखते हैं उसमें शायद शक्लें हम दोनों की हो, लेकिन उसके पीछे रिसर्च, उसके पीछे ये बच्चों की मेहनत, और ये मेरे तमाम बच्चे जितने भी, इसमें बेटियां भी हैं, मेरे बेटे भी हैं, ये नीचे ट्रायल कोर्ट्स के अंदर विशाल जैसे, अली हैदर जैसे लॉयर को कैसे टफ टाइम देते हैं, उससे आपको अंदाजा इस बात से होगा कि दे आर ऑल फ्रेश ग्रेजुएट. सो मच सो वन इज तस्वीर तब्रेज़ गुल इज इवन एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, और यहाँ से आपको पता चलेगा इनके लीगल इक्विपमेंट का, बिकॉज वट एवर दे डिस्कस, ये हम लोगों की मेहनत है इन बच्चों के ऊपर, और उसकी प्रोडक्ट मैं ज़रूर शेयर करना चाह रहा हूँ. बल्कि इन फैक्ट आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. मेरी हर वीडियो के साथ इन बच्चों की वीडियोस भी हुआ करेगी कि ये केसेस पे कैसे काम करते हैं, ये रिसर्च कैसे कंडक्ट करते हैं, इनका डिमीनियर कैसा है, व्हाट दे आर लर्निंग फ्रॉम माय लॉ फर्म एंड हाउ दे आर एक्सेलिंग इन दिस प्रोफेशन. सो इस वजह से आई गिव द स्टेज, यू टेक अ लीड, आई टेक अ लीड, एंड लेट देम डू व्हाट दे हैव टू डू. रिसेंटली हमने अपनी फर्म में एक मर्डर रेफरेंस पढ़ा, जिसके अंदर हमारा हर्ट का टॉपिक डिस्कस हुआ. हर्ट के टॉपिक के अंदर हमने दो टाइप्स की इंजरीज पढ़ी, मैकेनिकल और फायर आर्म इंजरीज. आज हम फायर आर्म इंजरीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि किस टाइप्स की इंजरीज फायर आर्म इंजरीज होती हैं. यूजुअली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंजरीज जिसको हम फायर आर्म इंजरीज कहते हैं. उसमें कॉन्टैक्ट वुंड होता है, क्लोज कॉन्टैक्ट वुंड होता है, और उसमें मिड रेंज वुंड होता है, और इंटरमीडिएट और लॉन्ग रेंज वुंड होता है. इसकी डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के वुंड स्टडी करने पड़ते हैं. उसका वुंड का कलर कैसा है, वुंड का साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि वुंड किस टाइप का. इसी चीज़ को समझने के लिए मैंने एक केस लॉ पर रिलाई किया. 2007 में ऑनरेबल सरदार मोहम्मद रज़ा खान ने अपनी जजमेंट में एक प्रोपोजिशन डिस्कस की, जिसमें
मोका नक्शा में जो शूटर था उसका डिस्टेंस बताया गया था डिसीज से 132 फीट दूर, लेकिन जब पोस्टमार्टम पे इंजरीज देखी गई तो उन सब में ब्लैकिंग पाई गई। सो ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिस्कस किया कि आया कि ये पॉसिबल है कि 132 फीट की दूरी से अगर फायर किया जाए तो इंजरी के ऊपर ब्लैकनिंग भी मौजूद हो। तो इसी चीज़ को कंक्लूड करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट पास की कि अगर तो ब्लैकनिंग मौजूद है तो मैक्सिमम डिस्टेंस 5 से 7 फीट का हो सकता है। अगर डिस्टेंस इससे ज़्यादा है तो शॉर्ट लॉन्ग रेंज की कैटेगरी में आएगा। तो इससे आइडिया होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूंड की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है और उससे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अरे वूंड के साइज, वूंड की डायरेक्शन से हमें डिफरेंट चीज़ें पता लगती हैं। उसमें ट्राजेक्ट्री पता लगती है, उसके कैलिबर का पता लगता है, और उसमें मज़ीद चीज़ें पता लगती हैं कि वूंड आया कि हॉस्टाइल था, सुसाइडल था, या कि किसी ने होमिसाइड किया है। How would you differentiate between perforating and penetrating wounds? अच्छा, तस्वीर इसमें डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि डिफरेंट बुलेट्स की डिफरेंट वेलोसिटीज़ होती हैं। एक राइफल के बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है और एक शॉटगन के बुलेट की वेलोसिटी थोड़ी कम होती है। यूजुअली ये देखा जाता है पिस्टल और राइफल में दोनों एंट्री और एग्जिट वूंड पाए जाते हैं, लेकिन शॉटगन के बुलेट में यूजुअली एंट्री वूंड ही पाया जाता है। तो परफोरेटेड वूंड वो वूंड होते हैं जिसमें एंट्री वूंड तो मौजूद है लेकिन एग्जिट वूंड नहीं है। तो जो वूंड एग्जिट वूंड ना हो उसको परफोरेटेड वूंड कहा जाएगा। जिस वूंड में एग्जिट वूंड होगा उसको पेनिट्रेटिंग वूंड कहा जाएगा। अब एंट्री वूंड और एग्जिट वूंड में डिफरेंट चीज़ें हमें जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में देखने को मिलती हैं। एक तो हमें वो ट्रैजेक्टरी बताती है कि आया कि शूटर कहाँ पर खड़ा था। दूसरा हमें वो डिस्टेंस बताता हूँ। थर्ड थिंग द टेल अस इज कि किस टाइप का कैलिबर यूज़ हुआ है। Means you wants to say कि in the light of this judgment, wound किस टाइप का होगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा वेपन यूज़ किया गया है और किस डिस्टेंस से शूट किया गया है। आपकी बात से मुझे एक जजमेंट याद आई मिस्टर जस्टिस फारूक हैदर साहब की। अभी रिसेंटली मैं एक जजमेंट पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि एक FIR होती है जिसमें 337F3 और 34 और 324 लगाया गया। अब बात यहाँ पर समझने वाली है थोड़ी सी। बात यह है कि शूटर शूट करता है एक तो राइट थाई में और एक लेफ्ट थाई पे, जो वेंट थ्रू एंड थ्रू यानी आर पार हो जाती है। अब पिटिशनर का जो लर्नेड काउंसिल है वो यहाँ पर ये स्टांस लेता है कि यहाँ पर 324 नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? कि अगर टांग पर गोली मारी जाए तो यहाँ पर इक़दाम कत्ल नहीं लग सकता। गैर जायफा मुतल्लिमा तो लगता है। गैर जायफा उसको कहते हैं जहाँ पर किसी वाइटल ऑर्गन को हिट ना किया गया हो, जहाँ पर हर्ट ना हो, और मुतल्लिमा कहते हैं जहाँ लेसरेशन भी हुई है, ब्लीडिंग हुई है, लेकिन बोन आपकी एक्सपोज नहीं हुई। ठीक है, वो कहते हैं कि यहाँ पर इक़दाम कत्ल नहीं लगता। लेकिन जज साहब का कहना है कि टांग को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक लेग और एक थाई, क्योंकि थाई के अंदर से एक फेमोरल आर्टरी गुजरती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर लिम्ब से हार्ट की तरफ लेके जाती है और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर लिम्ब की तरफ लेके जाती है। अगर ये गोली उसको लग जाती और ब्लड का लॉस हो जाता तो इस सेंस में उसकी डेथ भी हो सकती थी, और क्योंकि डेथ हो सकती थी और मौत का खतरा इसमें लाक हो सकता था, इसलिए यहाँ पर 324 लागू होता है। थाई पे लगी या लेग पर नहीं लगी, इसलिए उन्होंने इसकी बेल को डिसमिस कर दिया। मतलब आपकी बात से रिलेट करते हुए मुझे इस जजमेंट से ये पता चला है एज अ डिफेंस अटॉर्नी हम जब जजमेंट्स को डिस्कस करते हैं तो ये हमारी इंटरप्रिटेशन के लिए है। अब 324 यहाँ पर तब लगेगी जब थाई पर गोली लगे, और अगर टांग पर लगेगी तो 324 उस पर नहीं। अरफा, जैसे आपने यहाँ पर डिस्कस किया कि वाइटल ऑर्गन्स पे इंजरीज का क्या इफेक्ट आता है, तो यहाँ पर मैं एक साइटेशन शेयर करूँगा। 2025 YLR 2187 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस तारिक नदीम की एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें एक बंदे को 3 बुलेट्स लगती हैं राइट चेस्ट पर। तो प्रोसिक्यूशन कहती है कि तीनों बुलेट्स एंट्री वूंड्स है। तो जब देखा जाता है, एक रिसर्च की जाती है कि आया कि पॉसिबल है कि एक बुलेट लगने से बंदा फ़ौरन से डेड हो जाता है। तो ऑनरेबल जस्टिस तारिक नदीम शेख ने, एक ऑथर है डॉक्टर विंसेंट, इनकी बुक है बुलेट वूंड्स, उस पर रिलाई करते हुए उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट शोज़ कि अगर बुलेट हार्ट पर भी लगे तो एक बंदे का ब्लड लॉस हो भी जाए और ब्रेन तक ब्लड ना भी जाए, तब भी उसके बाद 10 से 15 सेकंड होते हैं, या तो वो भाग सकता है या वो मूवमेंट कर सकता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है
कि एक बंदे को 3 इंजरीज एक ही जगह पर एंट्री वोन्स, वो भी हार्ट पर लगी, या तो ये इंजरीज पोस्टमार्टम है या ये एग्जिट वुंड है। तो इसी माइनर सी मिस्टेक्स की वजह से प्रोसिक्यूशन का केस खराब हुआ और बंदा एक्विट हो गया। अच्छा रिजवान, मैं जो है ना वो रिसर्च कर रही थी क्लोज रेंज गन शॉट्स के ऊपर अभी रिसेंटली, तो मुझे लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो है मिस्टर जस्टिस फरूक हैदर और मिस्टर जस्टिस अली जिया बाजवा की जो है वो एक जजमेंट मुझे मिली। अच्छा, इसके अंदर जो है ना उन्होंने मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस और फोरेंसिक साइंस को बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो रिलेट किया है कि एक आम बंदा भी समझ सकता है एक मून को देख के कि ये किस डिस्टेंस से जो है वो उसको शॉट किया गया। और उन्होंने इसमें जो है वो फोरेंसिक कॉन्ट्राडिक्शंस को इस तरह से बताया कि किस तरह ये अगर एक केस के अंदर आ जाएं तो आपकी जो है वो पूरी की पूरी प्रोसिक्यूशन की स्टोरी किस तरह से बदल सकते हैं और आपकी एक्विटल का किस तरह से जरिया बन सकता है। अच्छा, इस केस के फैक्ट्स इस तरह से हैं कि अक्यूज राइफल लेके आता है और वो जो है आके बंदे पे जो है वो फायर कर देता है, उसकी लेफ्ट थाई पे जो है वो फायर लगता है, क्रॉस होता है, बंदा मजरूबी हालत में ज़मीन पे दिखता है, उसको वो लेके जाते हैं हॉस्पिटल, ड्यूरिंग द ट्रैवल ही जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। ट्रायल कोर्ट जो है वो कन्विक्शन उसको अक्यूज को जो है वो दे देती है डेथ सेंटेंस। जब ये मैटर जो है वो लाहौर के डिवीजनल बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अली जिया बाजवा और मिस्टर जस्टिस फरूक हैदर के पास आता है, तो वो एक मेजर कॉन्ट्राडिक्शन ये देखते हैं कि जो साइड प्लान है जिसपे एडमिटेड डिस्टेंस जो है वो फायरिंग स्पॉट का और प्लेस का वो है 40 फीट, लेकिन जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है उसके अंदर ये देखा जाता है कि इंजरी के करीब जो है वो बर्निंग और ब्लैकनिंग है। अब बर्निंग और ब्लैकनिंग जो है वो ये सिग्निफाई करती है कि ये क्लोज रेंज शॉट हुआ है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो मिस्टर जस्टिस अली जिया बाजवा जो है वो इसके ऑथर हैं इस जजमेंट के। उन्होंने टेलर्स और मूदी की जो है वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की बुक्स पे रिलाई करते हुए उन्होंने इफेक्ट्स बताए कि जब भी क्लोज रेंज जो वूंड होगा उसके इफेक्ट्स आपको क्या नजर आएंगे, यानी आप उन चीज़ों को देख के जस्टिफाई कर सकते हो कि ये क्लोज रेंज जो है वो इंजरी हुई है इसको। उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपकी जो है वो बर्निंग और फ्लेमिंग इफेक्ट आएगा, आपकी स्किन जो है वो बर्न हो जाएगी और डिसकलरेशन ऑफ गारमेंट्स भी इसके अंदर से होगा और स्किन बर्न्स आएंगे आपके अंदर। फिर उन्होंने कहा कि स्कॉर्चिंग इफेक्ट आएगा, जब हॉट गैस इस मदद से एस्केप करेंगे तो एक स्कॉर्चिंग का इफेक्ट आएगा। फिर सिंजिंग को उन्होंने डिस्क्राइब किया, उन्होंने कहा कि ये जो सिंजिंग है वो कर्लिंग ऑफ हेयर है और पार्शियल बर्निंग ऑफ हेयर है। ये आपको ज़्यादातर एक्सपोज्ड एरियाज में नजर आते हैं, आपको स्कैल्प के एरिया में नजर आएगी, बियर्ड के एरिया में नजर आएगी, फोर आर्म्स के एरिया में नजर आएगी। फिर इसके अलावा मुझे इस डिफरेंस का रिजवान पहले नहीं पता था कि ब्लैकनिंग और टैटूइंग में कोई डिफरेंस है। मुझे इस जजमेंट के बाद जो वो रियलाइज हुआ कि ब्लैकनिंग और टैटूइंग में डिफरेंस है। ब्लैकनिंग जो है वो सूट डेपोजिशन है ड्यू टू कम्बशन और फायर की वजह से, और जो टैटूइंग है वो आपके अनबर्न जो है वो गन पार्टिकल्स है जो कि आपकी बॉडी में इम्बेडेड हो जाते हैं और पिन पॉइंट अब्रेशंस कॉज कर देते हैं आपकी बॉडी के अंदर। इनको आप बाइकआउट नहीं कर सकते, जबकि ब्लैकनिंग को आप बाइकआउट कर सकते हो। तो ये एक मेजर कॉन्ट्राडिक्शन थी सिर्फ इस बेस पे जो है, और बाकी जो दूसरी वाली वजूहत थी उसकी बेसिस पे जो है वो कोर्ट ने एक्यूज को एक्विट कर दिया। Sarosh, adding to what you just said, and after reading multiple books like William Woods, मोदी की मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, आरवी के वूंड्स बैलिस्टिक्स, हमें बहुत डिटेल में गन पाउडर और ब्लैकनिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, समझा जाता है, रीडिंग है हमारी उसमें बहुत ज़्यादा। बट आफ्टर रीडिंग दिस 2 significant जजमेंट्स बाय मैडम चीफ जस्टिस हर लेडीशिप आलिया नीलम, मुझे इसकी सिग्निफिकेंस का समझ आया है। मंजूर अहमद वर्सेस स्टेट 2024 YLR 401। The facts of the case are accused and co-accused ने डिसीज को फायर किया फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 12 फीट एंड अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 14 फीट रिस्पेक्टिवली। अब इस डिस्टेंस में गन पाउडर रेजिड्यू होना इज इम्पॉसिबल, बट व्हेन वी लुक एट द मेडिकल रिपोर्ट ऑफ इट, उसमें गन पाउडर रेजिड्यू इज अवेलेबल, देयर इज ब्लैकनिंग, देयर इज टैटूइंग। हाउ इज दिस पॉसिबल? गन पाउडर कैसे वहां अवेलेबल हुआ जबकि डिस्टेंस इतना ज्यादा है? बेसिकली गन पाउडर इज मेड अप ऑफ इंग्रेडिएंट्स लाइक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, और ये केमिकल्स होते हैं जो प्रेशर होता है बुलेट का उससे ये बर्न हो जाते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। तो 5 फीट के डिस्टेंस के बाद इनका प्रेजेंट होना, उनका रेजिड्यू होना, दैट टू 12 feet and 14 feet is impossible. This was the reason, this was the ground, this was the interpretation given by Her Ladyship Alia Neelam to grant acquittal, to allow this appeal against conviction. जिस तरह सरोश आपने और तस्वीब आपने वजाहत की कि क्लोज रेंज या कॉन्टैक्ट वोन दोनों किस तरह पता लगाएंगे कि ये क्लोज रेंज था या कॉन्टैक्ट वोन था, तो जब मैं इस प्रोपोजिशन को स्टडी कर रहा था मैंने डिफरेंट जजमेंट्स देखी जिनमें मुझे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते समझ आई कि एक प्रोपोजिशन मेरे सामने बन गई कि मैं डिफ़र किस तरह करूँगा कि आया ये सुइसाइड हुई है या होमिसाइड हुई है। तो इस पर मुझे हेल्प मिली
हिज लॉर्डशिप जस्टिस मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की जजमेंट 2025 लाहौर हाई कोर्ट 5787, जिसमें उन्होंने कुछ 4-5 कॉमन फैक्टर्स बता दिए जिनको हम देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि आया ये होमिसाइड हुई है या सुसाइड हुई है। तो उसमें नंबर 1 जो फैक्टर उनका आ गया वो शेप ऑफ वुंड है। शेप ऑफ वुंड जो सुसाइडल केसेस में मोस्टली देखी हुई है वो स्टेलेट वुंड होती है। स्टेलेट मतलब स्टार लाइक वुंड एक बन जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है, जब बुलेट या प्रोजेक्टाइल फायर होता है गन से तो वो अकेला बुलेट नहीं आता जो आके हमारी बॉडी को लगता है, उसके साथ कुछ गैसेस, गन पाउडर और सूट भी आता है। तो जो गैसेस बुलेट से निकलती हैं या गन से निकलती हैं वो जब आके बॉडी को लगती हैं तो उसकी वजह से वो स्टार लाइक एक शेप बन जाती है या वुंड बन जाता है। तो नंबर 1 फैक्टर ये था। दूसरा इसमें मैंने पढ़ा कि जो मज़र है उसका एक इम्प्रिंट रह जाएगा आपकी बॉडी पर। अब मिसाल के तौर पर इस जजमेंट में जो प्रपोजिशन थी उसमें एक वुमेन है, उसने अपने फोरहेड पे रख के गन फायर किया तो उसकी वजह से उसका एक इम्प्रिंट वहाँ पे रह गया जहाँ पे उसने फायर किया था, फोरहेड के बिल्कुल बीच ही। तो इम्प्रिंट बहुत मैटर करता है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट जो चाहे वो कॉन्टैक्ट वुंड हो, इंटरमीडिएट वुंड हो या डिस्टेंट वुंड हो, उसकी ट्रेजेक्ट्री बहुत मैटर करती है। तो इस केस में भी हमने ट्रेजेक्ट्री को बहुत करीब से देखा। नेक्स्ट हिज लॉर्डशिप ने बुक रेफर की इस जजमेंट में जिसका नाम है सिम्पसन फॉरेंसिक मेडिसिन बाय बर्नर्ड नाइट। इसमें चैप्टर 8 और पेज नंबर 114 में उन्होंने बताया कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर बुलेट फायर हुआ होगा और हमें पता चल जाएगा ये होमिसाइड नहीं सुइसाइड है। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो मेन एरियाज़ हैं उसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है फ्रंट ऑफ द नेक। अगर यहाँ किसी ने फायर किया तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि ये सुसाइड का केस है। हमारे टेम्पल्स आ जाते हैं, हमारा फोरहेड आ जाता है, ठीक है। तो ये मेन एरियाज़ हैं जहाँ पे जो सुसाइडर है ना वो सुसाइड कमिट करने से पहले अपनी बंदूक तानता है या अपनी वेपन रखता है। जबकि इसमें मज़ीद वजाहत दी गई है कि ऐसा नहीं हो सकता कोई सुसाइड बंदा कर रहा हो और वो अपनी आँख में गोली मार दे या अपनी बैक पे फायर कर दे, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है नेचुरली। तो इसमें इस लॉर्डशिप ने आगे चल के बताया कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस केस में ना उसके फोरहेड पे फायर आर्म हुआ था, तो उसके फोरहेड के बीच में एक होल हुआ जिसे हम एंट्री वुंड कहते हैं। एंट्री वुंड हुआ, बुलेट अंदर गई लेकिन वो कार्नियल कैविटी में जाकर फंस गई और उसको उसने शटर किया और वो एग्जिट ना कर सकी, ठीक है। कि रीज़न ये थी कि वो जो गन शॉट किया गया था वो फ्रेंडली हैंड से था। तो फ्रेंडली हैंड से जब शॉट होता है तो अक्सर ही यही होता है कि एग्जिट वुंड नहीं होता। जबकि अगर टाइट हैंड से अगर शॉट किया जाता या टाइट हैंड से बंदूक तानी जाती तो फिर उसमें इस तरह होता कि एग्जिट वुंड की मौजूदगी होती उसमें। तो इस जजमेंट ने काफ़ी मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए डिस्टिंग्विश करने में। जो कॉमन फैक्टर्स हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने बताया कि किस तरह डिस्टिंग्विश करें जो मोस्ट कॉमनली फैक्टर्स हैं जिसमें सुसाइड और होमिसाइड में हमें फ़र्क मालूम हो सके। Now that we are discussing skull wounds, उसका एक major feature जो है that is beveling, internal beveling and external beveling। उसमें कौन shape हो जाता, erosion of bone होती है। And another factor that I would like to add here is कि majority of the cases में bullet से इतना harm नहीं होता, bullet wound इतना harm नहीं करती, but the cranial cavity उसमें bullet से इतना pressure build हो जाता है that उसके result में fractures and there is a lot of damage to the central nervous system as well, and that is also another factor to the star-like shape that you were referring to। आप सब लोगों ने मैकेनिकल और फायर आर्म इंजरीज के बारे में तो बता दी, लेकिन इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एक पिलर जो है वो मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट इन टाइम पे सबको गाइड करना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्लेज क्या एक रोल प्ले करती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी भी क्रिमिनल लिटिगेशन के अंदर या किसी भी केस के अंदर। रिसेंटली आई वॉज वर्किंग ऑन अ केस and I was doing research work and I am still currently doing it. I came across a judgment rendered by His Lordship Mr. Justice Jawad Zafar. The title of the case is Sultan versus State and the citation is 2025 Lahore High Court 825. Now that is a very interesting case, लेकिन इस केस को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको एक इससे भी इंपॉर्टेंट बात की तरफ लेके जाता हूँ, इससे भी इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग फैक्टर की तरफ लेके जाता हूँ जो मेरे ख्याल से आप लोगों में से काफ़ी लोग शायद इस बारे से लायल न होंगे।
फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी मैनकाइंड की हिस्ट्री के अंदर, वो रोम के अंदर हुई, और वो भी एंटीस्टियस ने की, जो कि अपने दौर का एक बहुत बड़ा फिजिशियन था। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई वो भी किसी आम शख्स की नहीं थी, वो भी जूलियस सीजर की थी, जो कि रोम का उस टाइम का वार जनरल था। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंटीस्टियस देता है तो उसके अंदर पता लगता है कि जूलियस को 23 स्टैब वुंड्स टोटल जो है 23 स्टैब वुंड्स हुए हैं, लेकिन उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ जो एक स्टैब वुंड था ना, जो कि नियर टू हिज चेस्ट था, वो फैटल साबित हुआ। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 22 साहब के जो स्टैब वुंड्स है वो उन्होंने वो रोल प्ले नहीं किया जो सिर्फ एक सिंगल स्टैब वुंड ने रोल प्ले किया। नाउ कमिंग बैक टू द केस आई वाज रेफरिंग बिफोर, केस के अंदर जस्टिस जवाद जफर साहब पे केस है, इसके अंदर जो एफआईआर के अंदर इंजरीज हुई है ना, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मैच ही नहीं कर रही थी। और एक रिगर मोर्टिस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप सारे लोगों ने जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं उनको तो रिगर मोर्टिस का आइडिया होगा कि रिगर मोर्टिस क्या होता है, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है? बेसिकली रिगर मोर्टिस होता है ये है कि जब एक इंसान की डेथ होती है तो उस इंसान की बॉडी के अंदर एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक केमिकल होता है जो उसकी प्रोडक्शन रुक जाती है। अब उस केमिकल का काम ये होता है कि वो बॉडी के जो मसल्स जब स्टिफ होते हैं तो उनको रिलैक्स करता है। अब चूंकि बंदा मर चुका है और केमिकल की प्रोडक्शन नहीं हो रही तो एटीपी भी आना बंद हो गया है। अब एटीपी आना बंद होता है तो बॉडी स्टिफ मार स्टार्ट हो जाती है। अब इस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन विटनेस 11 जो एक डॉक्टर साहिबा थी उनसे क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, तो वो एक बात का जवाब देती है जी जब मैंने पोस्टमार्टम किया तो रिगर मोर्टिस ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका था। अब इधर इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि रिगर मोर्टिस स्टार्ट होता है आफ्टर डेथ के 1-2 घंटे के बाद, और वो फुल पीक पे होता है 12 घंटे से 15 घंटे के अंदर। लेकिन डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, अगर ठंडा है तो ज्यादा देर रहेगा और अगर गर्म है तो थोड़ी जल्दी उसकी पीक टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि रिगर मोर्टिस ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका था, ऑलरेडी मौजूद था उस बॉडी के अंदर, तो उसने एफआईआर की जो टाइमिंग थी, फॉर एग्जांपल एफआईआर के अंदर ये मेंशन किया जाता है जी जो डेथ हुई है वो 10 मिनट पहले हुई है और हम अभी एफआईआर करवाने आ गए, और 12 बजे जो है उसका पोस्टमार्टम होता है। अब 12 बजे पोस्टमार्टम जब डॉक्टर के पास बॉडी जाती है तो डॉक्टर देखता है कि यार रिगर मोर्टिस तो बॉडी के ऊपर पूरा एस्टेब्लिश्ड है। अगर रिगर मोर्टिस पूरा पीक टाइम पे चल रहा है तो इसका ये मतलब है कि डेथ तो 12 से 13 घंटे पहले हो चुकी है, तो ये लोग एफआईआर अब जाके करवा रहे। इसका ये मतलब है कि ये जो एफआईआर लॉन्च की गई है इसके पीछे एक मैनिपुलेटिव और टेम्पर्ड नैरेटिव है, ओरिजिनल नैरेटिव प्रोवाइड नहीं किया गया। इसी बेसिस के ऊपर चूंकि इंजरीज जो थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की और जो इंजरीज एफआईआर के अंदर मेंशन की गई थी वो डिफरेंट थी, तो जैसा आपने एक बुक के ऊपर रेफर किया जैसे जवाद जफर साहब ने इन द फील्ड ऑफ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, उसके अंदर सर एल्फ्रेड स्वेन भी यही बात करते हैं कि रिगर मोर्टिस जो है वो 12 घंटे के बाद प्रॉपर पीक टाइम पे डेवलप होता है, कंडीशनल टू द एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट वे वी आर रिजाइडिंग, कौन सी कंट्री में हम रिजाइड कर रहे हैं। ये सब चीजें जब मद्देनजर रखी तो बेसिकली अपील अगेंस्ट कन्विक्शन चल रही थी, और जज साहब ने ये डिस्क्रिपेंसीज को देखते हुए अब टाइम का इशू, उसके बाद इंजरीज का इशू, विटनेसेस के बयान आपस में मिल नहीं रहे, तो जज साहब ने अपील अगेंस्ट कन्विक्शन अलाउ कर दी। इसके अंदर मैंने एक थॉट प्रोवोकिंग आपको चीज बताता हूं, क्या है लॉ बेसिकली सिर्फ लॉ का नाम नहीं है, लॉ के साथ साथ आपको दूसरी दुनिया को भी पढ़ना चाहिए, ख्वाह वो साइकोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, मेडिकल हो, हर तरह के आपको डोमेन पढ़नी चाहिए। उससे बेसिकली ये होता है कि आपका एक कंसेप्चुलाइज है कि आपकी स्टडी हो जाती है, और उसके अलावा आपके जो कंसेप्ट होते हैं बड़े वसी हो जाते हैं एज कम्पेयर टू आप नॉर्म्स पे चलने से। बेहतर है कि आप थोड़े अपने कंसेप्ट्स को बेहतर करें, उसको थोड़ा सा अपना जो एक्सपोजर है उसको डिफरेंट करें। अब मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस अगर आप देखें कहाँ से स्टार्ट हो रही है कि जी ये पोस्टमार्टम और ये ममीफिकेशन इजिप्ट से 4400 BC से, फिर ये फर्स्ट रिकॉर्डेड जो आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये 44 BC के अंदर आई। आप उस टाइम लाइन से देखें अब 2025 आ गया, कितना मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस ने इवॉल्व करी, कितना मिक्सअप हुआ है इस लॉ के अंदर। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहूंगा अपने कंक्लूजन के लिए
कि death may silence the body, but through postmortem report it speaks. Through that story, the police, the judge, or any other person can seek the truth and even peace for those who are left behind.